अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 16 लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सो दैट्स हैव अ लुक व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। पोल्का अगेन, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैनेजमेंट को स्टडी करना शुरू किया था और मैनेजमेंट के बारे में हमने समझा था कि मैनेजमेंट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ अप्लाइंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड अश्योरेंस। तो मैनेजमेंट बेसिकली पोल्का का नाम है। तो पिछले दो लेक्चर्स में हमने प्लानिंग को देखा था। प्लानिंग क्या है, विजन स्टेटमेंट क्या होती है, मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उनके अंदर से हम प्लान्स किस तरह ड्रॉ करते हैं और किस तरह उन प्लान्स की मदद से हम गोल्स को अचीव करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का और नेक्स्ट लेक्चर, ये दो लेक्चर्स हम ऑर्गेनाइजिंग पे स्टडी करेंगे। इन जनरल हम ऑर्गेनाइज किस चीज़ को कहते हैं। वन फाइन मॉर्निंग आप क्लासरूम में आए, कुर्सियाँ एक तरतीब में लगी हुई हो और उन सब का रुख टीचर की तरफ हो, वाइट बोर्ड की तरफ हो, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप है। और अगर वो रैंडमली बिखरी पड़ी हो, कुछ उल्टी कुछ सीधी, किसी का रुख एक साइड पे, किसी का चेहरा दूसरी साइड पे हो, तो हम क्या करेंगे कि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो ऑर्गेनाइज हमें एक चीज़ की समझ आती है कि एक चीज़ें तरतीब में लगाने का नाम है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनकी ऑर्गेनाइजिंग हम कैसे करते हैं, उनकी तरतीब किस तरह लगाते हैं। उनमें से सबसे अहम रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स, लोग। तो लोगों की तरतीब किस तरह बनाई जाती है। अब देखते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो किस तरह डिटरमिन होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट होने चाहिए। अच्छा, उन डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या होंगे, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, ये भी बहुत अहम चीज़ है। और इसके साथ साथ कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम नहीं करेगा, ये भी बड़ी अहम चीज़ है। उस डिपार्टमेंट को वो काम करने के लिए कितने लोग दिए जाएंगे, उनमें से सीनियर, सबसे ज़्यादा सीनियर कौन होगा, उसके नीचे कितने लोग होंगे, उसके नीचे जितने लोग होंगे उनके नीचे कितने लोग काम करेंगे, उनका वर्किंग स्टाइल क्या होगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो कौन किससे गाइडेंस लेगा, अगर किसी ने छुट्टी करनी है तो वो किससे पूछ के करेगा। तो ये सारे के सारे हम डिसीजन जो हैं ये ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप के अंदर करते हैं। तो मैनेजमेंट का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है ऑर्गेनाइजिंग, जिसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। किसी भी टॉपिक को ब्रॉडली समझने से पहले जो हम उसके की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनकी बेस पे हम बेहतर इस पोजीशन में होते हैं कि हम उसको बेहतर तौर पे समझ सकें, पहले हम उनको समझते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग की बेसिक डेफिनेशन, डिसाइडिंग हाउ टू हाउ टू बेस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। अच्छा देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से काम हो रहे हैं, उनको हमने एक ग्रुप में रख देना है, एक ही तरह के कामों को एक ग्रुप में रख देना है और उस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को एक डिपार्टमेंट का नाम दे देना है। और इस तरह बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को भी हमने इकट्ठा रखना है और उसको भी एक डिपार्टमेंट का नाम दे देना है। तो ये ग्रुपिंग जो हमने बनानी है, इसको हम ऑर्गेनाइजिंग का नाम देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट ड्यूटीज एंड अचीव गोल्स रिलेटेड टू अ पोजिशन। You are working on a certain positions, you are required to do some tasks timely and efficiently। अगर आप एक स्टूडेंट की पोजीशन पे हैं तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप वक्त पे यूनिवर्सिटी आएँ, वक्त पे लेक्चर्स दें, असाइनमेंट क्विज़ वक्त पे जमा कराएं, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स अटैम्प्ट करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। दैट मीन्स यू आर डूइंग योर पार्ट ऑफ वर्क वेरी एफिशिएंटली, यू आर फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, हर पोस्ट के साथ जो जिम्मेदारी अटैच है, जिस दिन आप डिग्री ले लेंगे उस दिन आपकी वो पोस्ट खत्म हो जाएगी, तब आपके पास ये क्लासेस लेना और असाइनमेंट सबमिट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जॉब के साथ अटैच होती है, जब तक हम वो जॉब परफॉर्म करते हैं हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होती है। अथॉरिटी, राइट टू मेक डिसीजन, इस चीज़ का हक कि फैसले किए जा सकें, कैरी आउट एक्शंस, काम करवाए जा सकें, एंड डायरेक्ट अदर्स इन मैटर्स रिलेटेड टू ड्यूटीज एंड गोल्स ऑफ अ पोजीशन। और लोगों को डायरेक्शंस दी जा सके, उनको हुक्म दिया जा सके कि आपने कौन से काम किस तरह करने हैं और किस तरह नहीं करने। तो हम कहते हैं कि ये अथॉरिटी किसकी है। अगर कुछ होना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लिया जाना है, कोई काम होना है, तो ये किसकी अथॉरिटी है।
तो आपको यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना है, वहाँ पे आप छोटा सा एक स्टेज शो करना चाह रहे हैं जहाँ पे आप कुछ स्टूडेंट को अवेयरनेस देना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटी के ग्राउंड को यूज़ करना चाहते हो। हम कहते हैं कि किसकी अथॉरिटी है, कौन इसको अलाउ करेगा, कौन ऑथोराइज है। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ने एक शख्स को ऑथोराइज किया होगा कि जनाब अगर इस तरह के काम हो तो आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, आपने एक्शंस कराने हैं। अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब। जब हम अथॉरिटी देंगे किसी शख्स को तो हम उसको खुला तो नहीं छोड़ देंगे कि जनाब आप जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी करें, अच्छा करें बुरा करें, कोई आपको नहीं पूछेगा। डज इट मेक एनी सेंस? ऑफ कोर्स नो। So what is accountability? Accountability is requirement to provide satisfactory reasons for significant deviations from duties or expected results। कि जनाब जो रिजल्ट्स आपको कहे गए थे वो अचीव हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुए, डिविएशंस आई हैं, आपको 100% का कहा गया था, 80% काम हुआ है, रीज़न क्या है, सेटिस्फैक्ट्री रीजंस दें हमें। यह है अकाउंटेबिलिटी। आपको पैसा दिया गया था आवाम पर इस्तेमाल करने के लिए, आपने उसको करप्शन की है, मिसमैनेजमेंट की है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी किया है, तो आप इस चीज़ के अकाउंटेबल हैं, आप इसकी रीज़न प्रोवाइड करें। डेलीगेशन। डेलीगेशन कहते हैं किसी अथॉरिटी को, किसी राइट को अपने से सेकंड जूनियर को दे देना। जिस तरह टीचर अपने कुछ राइट्स, अटेंडेंस लेना टीचर का काम है, उसकी ड्यूटी है, लेकिन वो समटाइम्स वो सीआर को कह देता है। असाइनमेंट्स कलेक्शन टीचर का काम है, लेकिन समटाइम्स वो डेलीगेट कर देता है कि मेरे बिहाफ पे सीआर ये काम करेगा, तो ये डेलीगेशन है। असाइनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ मैनेजर्स वर्क टू अदर्स। मैनेजर का जितना काम है उसका कुछ हिस्सा लोगों को दे देना। अलॉन्ग विद बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ऑफ कोर्स जब आप काम किसी को देंगे तो आपने अथॉरिटी भी तो देनी है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ देनी है कि जनाब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने इस काम को करना है, और अगर कोई नहीं आपकी बात मानता तो तब हम उसको इस तरह हैंडल करेंगे। तो आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देते हैं ताकि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो आ सकें। डेलीगेशन, मैनेजर जब अपने काम का कुछ हिस्सा अपने जूनियर को दे देता है या किसी दूसरे को असाइन करता है, उसको हम डेलीगेशन का नाम देते हैं। ऑटोनोमी, खुद मुख्तारी, आज़ादी। अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन कहते हैं आप अपनी मर्जी कर सकें। किसी काम को करने के लिए आपको कहा जाता है कि जनाब हमें रिजल्ट चाहिए, आप जैसे मर्जी इस चीज़ को कर लें। तो कितनी आपको आज़ादी दी गई है किसी काम को करने के लिए। ये स्केजुअल्स में भी हो सकती है, शेड्यूल्स जो हमारे होते हैं। से मैं आपको ये 2 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके वीक में दे देता हूँ, आपको कहता हूँ दिन और रात पूरे वीक में किसी भी वक्त ये लेक्चर सुन लें, ताकि जो मेरी लेक्चर की टाइम स्लॉट्स हैं उसमें आप थोड़ा सा फ्री हो, थोड़ी सी आपको ऑटोनॉमी मिल जाए। तो काम तो हो रहा है, 2 लेक्चर्स आपको सुनने ही हैं एक वीक में, लेकिन आपको ऑटोनॉमी दे दी गई कि जनाब मैं आपको लेक्चर के लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप किसी भी वक्त इनको सुन लें, समझ लें, कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लें। So amount of discretion allowed in determining schedules and work methods for achieving required output। Required output हमने दे दी कि जनाब 2 लेक्चर्स एक वीक में ज़रूर होंगे। कब होंगे आप अपनी मर्जी से सुन लें, किस तरीके से, वर्क मेथड्स वो आपकी मर्जी पे है, जैसे मर्जी इस काम को कंप्लीट कर लें, लेकिन रिजल्ट्स आने चाहिए। ये है ऑटोनॉमी। फीडबैक, डिग्री टू विच जॉब प्रोवाइड्स फॉर क्लियर एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस रिजल्ट्स। किस हद तक आप अपनी जॉब के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जनाब मेरे जिम्मे ये काम लगाया गया था, इसको मैंने कर लिया है, लेकिन इसमें ये इश्यूज आए हैं, इन चीज़ों को हम इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो बर वक्त और क्लियर इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं अपने सुपीरियर्स को, इसको हम फीडबैक का नाम देते हैं। तो अब हम आते हैं दोबारा से अपने एक्चुअल टॉपिक पे। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिनके बारे में ज़रूरी था कि आप इनको समझते, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजिंग का जो पार्ट है मैनेजमेंट का, उसको बेहतर तौर पे समझ सकें। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट इन आवर क्लास and I practically demonstrated on the whiteboard. What are the organizational charts? They are also called organograms. So what are line diagrams depicting broad outlines of an organizational structure? Line diagrams होते हैं जो किस चीज़ को बता रहे होते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि घर बनाने से पहले आप उसका एक नक्शा बनाते हैं, उसमें लकीरें ही होती हैं, लेकिन वो लकीरें क्या दिखा रही होती हैं? वो दीवारें, छतें, किस कमरे की कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी ऊंचाई होगी, सहन कितना बड़ा होगा, गेट कितना बड़ा होगा, टोटल लेंथ, हाइट, विड्थ क्या है,
तो ये एक चार्ट होता है, कागज पे प्रिंटेड होता है, लेकिन इस चार्ट को जब आप अपने सामने रखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हु इज द बॉस, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, उस हेड के नीचे कितने लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं, फिर उनमें से हर एक के नीचे उसका जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट की क्या हायरार्की है, उसके अंदर कितने लोग हैं, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको हुक्म दे सकता है और किसको हुक्म नहीं दे सकता। तो ये सारे का सारा हमें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से पता चलता है। इसकी एक एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल ये है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक एबीसी इनकॉर्पोरेशन की नाम की एक कंपनी है। सो यहां से आपको पता चल रहा है हु इज एट द टॉप, यस ऑफ कोर्स सीईओ, ही इज द ऑनर, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके ऊपर और कोई नहीं है। लेकिन उसके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, 3। वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके नीचे 3 डायरेक्टर्स हैं। सबसे पहले जी डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, डायरेक्टर एचआरएम, दूसरे हैं डायरेक्टर फाइनेंस, तीसरे हैं डायरेक्टर सेल्स। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने सिर्फ एक डिपार्टमेंट को आगे इलेबोरेट किया है। जो डायरेक्टर फाइनेंस है उनके नीचे और कौन है, उनके नीचे उनका एक मैनेजर है, मे बी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे मुल्क में काम कर रही है, हो सकता है डायरेक्टर के नीचे 6 मैनेजर्स हों। लेकिन एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप पे सीईओ है, उसके नीचे डायरेक्टर फाइनेंस है, और डायरेक्टर फाइनेंस के नीचे मैनेजर फाइनेंस है, और मैनेजर फाइनेंस के नीचे में भी 3 से 5 10 लोग हों सबॉर्डिनेट्स। वो मैनेजर नहीं होंगे, उनके टाइटल कुछ भी हो सकते हैं, वो अकाउंटेंट हो सकते हैं, वो ऑडिटर हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम है जिसके जरिए हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। तो इसके कुछ असूल होते हैं। कुछ चीज़ें जब तक हमें पता ना हो, अगर हमने किसी नक्शे को समझना हो तो हमें कुछ पता होना चाहिए। ऐसे ही जब हमने इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझना हो तो कुछ चीज़ों का हमें आइडिया होना चाहिए। एज फ्यू हायरार्किकल लेवल्स एज पॉसिबल, ज़्यादा हायरार्कीज नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसमें देखते हैं कितनी हायरार्कीज हैं, 4 हैं। सीईओ वाली लाइन 1 और डायरेक्टर्स वाली लाइन दूसरी, मैनेजर वाली तीसरी लाइन और सबॉर्डिनेट्स वाली चौथी लाइन। तो जितनी ये कम हायरार्कीज होंगी उतना बेहतर है। दैट मीन्स कि टॉप पे जो लोग हैं और जो लोअर लेवल पे लोग हैं उनके अंदर फासला कम है, लेवल्स कम है, तो जल्दी डायरेक्शंस जाएंगी, जल्दी फीडबैक ऊपर आएगा। चार्ट्स शुड शो हु हैज़ अथॉरिटी ओवर हु। चार्ट से ये चीज़ भी नजर आनी चाहिए कि कौन शख्स किसको डायरेक्ट कर सकता है, किसको हुक्म दे सकता है। तो यहाँ पे ज़रा देखें, नजर आ रहा है जी, सीईओ 3 डायरेक्टर्स को ऑर्डर कर सकता है, और फिर डायरेक्टर फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस को ऑर्डर कर सकता है, और मैनेजर फाइनेंस सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है। चार्ट शुड शो ऑफिशियल लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, और कम्युनिकेशन, जो हमारी ओवरऑल कम्युनिकेशन होगी कि ऊपर से नीचे डायरेक्शंस आएंगी और नीचे से ऊपर फीडबैक आएगा। तो इन लाइंस से हमें पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे डायरेक्शंस किस तरह आएंगी और नीचे से ऊपर फीडबैक किस तरह जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट कैन बी यूज्ड टू कॉन्फ़िगर एन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बिखरे हुए हों तो हमें नहीं पता चलता कि ये क्या है, लेकिन जब उनको एक तरतीब में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, अगर हम इस चीज़ को एग्जाम्पल को सामने रखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम एबीसी है वो 3 डिपार्टमेंट से मिलकर बनी है। एक डिपार्टमेंट एचआरएम है, दूसरा फाइनेंस है और तीसरा सेल्स है। ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की क्या नेचर होती है, फॉर्मल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन। जो हमारे फॉर्मल चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। इंटरेक्शन किस तरह होगा, कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी, ये मैनेजमेंट ने डिज़ाइन किया होता है। तो टू लिंक द टास्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अल्टीमेट मकसद पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। इंडिविजुअल्स भी इसी काम के मकसद के लिए काम कर रहे हैं, फिर इंडिविजुअल्स मिलकर एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, और फिर वो सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल इसके आप इसमें ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो स्टूडेंट्स और टीचर सारे के सारे इसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमने फिर मुख्तलिफ लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया या कुछ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम उनको बेहतर तौर पे मैनेज कर सकें, हम उनको समझ सकें। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कोई एलिमेंट्स होते हैं, ज़रा इनको समझते हैं।
असाइनमेंट ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंडिविजुअल्स एंड यूनिट्स। जो काम हैं बहुत तरह के, उनको मुख्तलिफ लोगों को असाइन किया जाता है कि ये काम आपके ज़िम्मे है, ये दूसरा काम दूसरे शख्स के ज़िम्मे है, ये सारे काम आप एक डिपार्टमेंट के ज़िम्मे हैं। अब देखें, पढ़ाना एक टीचिंग डिपार्टमेंट के ज़िम्मे है, उनको एक बिल्डिंग दी गई है, लेकिन उस बिल्डिंग की सफाई किसके ज़िम्मे होगी? जो हमारा सफाई करने वाला अमला है, जैनिटोरियल स्टाफ है। उसके इर्द गिर्द जो पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पे उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होगी? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की। तो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को असाइन की गई हैं। क्लस्टरिंग दीज यूनिट्स एंड पीपल्स टू फॉर्म अ हायरार्की। अच्छा, अब एक ही तरह के जितने भी काम हैं उन सबको एक ग्रुप में हमने इकट्ठा रख दिया और उनको हमने एक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, दिस इज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, दिस इज फाइनेंस, मार्केटिंग, मीडिया डिपार्टमेंट। तो एक ही तरह की जितनी ड्यूटीज थी उन सब लोगों को हमने एक ग्रुप में इकट्ठा किया और उनके कामों को भी एक ग्रुप में रख लिया और फिर उसको हमने एक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। लेकिन उस डिपार्टमेंट के अंदर एक मैकेनिज्म होना चाहिए, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। वर्टिकल किस चीज़ को कहते हैं? जो टॉप से बॉटम की तरफ होती है, आसमान से ज़मीन की तरफ। तो अब देखिए, जो टॉप पे बंदा होगा वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, उसके नीचे कोई मैनेजर होगा, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर होगा, फिर नीचे कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे। तो ये टॉप से बॉटम की तरफ जो चीज़ें आ रही हैं, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लोगों को पता हो कि हु इज़ द बॉस, हु इज़ द सेकंड इन कमांड एंड हु आर द सबॉर्डिनेट्स। और इसी तरह मैकेनिज्म फॉर हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। पता होना चाहिए कि कौन से लोग ऐसे हैं जो सेम लेवल पे हैं। स्टूडेंट्स में से कौन सीनियर और जूनियर है आपकी क्लास में? नो, नो वन इज सीनियर और जूनियर, ऑल आर हॉरिजॉन्टली इक्वल। तो आपके अंदर एक हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन है। आपसे सीनियर कौन है? जो सेकंड बैच में होंगे, और उनसे सीनियर जो थर्ड में होंगे। तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, जब लोग इक्वली हों, एम्प्लॉयज इक्वल हों, मैनेजर्स इक्वल हों, वो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन है। सो दैट वाज अ फर्स्ट लेक्चर अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। हम मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आज हमारा पहला लेक्चर था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। If you have any question, you may ask in our WhatsApp group or on our YouTube channel. Thank you for your understanding and time. Allah Hafiz.